Good morning all of you and welcome to my YouTube channel Behavior Education's Upkar. Today we'll discuss about major agriculture revolutions which will be important for your exam. तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कृषि विज्ञान की जो प्रमुख क्रांतियां थी, ठीक है, जो कृषि क्षेत्र में जिन खाद्यान्न फसलों में क्या आ रही थी, दिन प्रतिदिन कमी आ रही थी, उनके वृद्धि दर के लिए यहाँ पे जो क्रांतियां अपनाई गई, जिनका जन्म हुआ, उनके बारे में हम व्याख्यात्मक रूप में एवं संक्षिप्त क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और उसका संबंध किससे है, धूसर क्रांति, गोल क्रांति और क्या नीली क्रांति, ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड के नाम से किस क्रांति को जाना जाता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या उत्तर देंगे, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, कृषि विज्ञान की जो प्रमुख क्रांतियां थी, ठीक है, रेवोल्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपका क्या बना दूं, बेस बना दूं, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ की क्या भारत के 90% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न थी। ठीक है, आपको पता ही है, अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे अर्थशास्त्र वाले लेक्चर पे जा सकते हो, वहां इसका क्या किया गया है, संपूर्ण व्याख्यात्मक चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखो आपका बेस बनाते हुए चलता हूं। ठीक है, भारत में कृषि का वैज्ञानिकरण 3 फसलों के साथ, 3 उत्पादनों के साथ, 3 क्या फसलों के साथ प्रारंभ हुआ था। ठीक है, गन्ना, कपास, तंबाकू के व्यवसायीकरण हुआ, तो यहां क्या हुआ, कृषि का वैज्ञानिकरण हुआ। ठीक है, देखो गन्ना, कपास, तंबाकू के व्यवसायीकरण के साथ भारत में क्या हुआ, कृषि का वैज्ञानिकरण हुआ। वही मैंने आपको बताया था, कांग्रेस के जो क्या थे, संस्थापक थे, जिसने कांग्रेस की क्या की स्थापना की, A.O. ह्यूम के आग्रह पर लॉर्ड मेयो से क्या 1800 बताओ 1800 बताओ क्या होगा, लॉर्ड मेयो से बताओ मुझे क्या इंपोर्टेंट बनता है लॉर्ड मेयो से। तो 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या की गई, भारत की जनगणना प्रारंभ की गई थी। किसके कार्यकाल में, किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 में, और A.O. ह्यूम द्वारा किसकी, कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। ठीक है, मेरी वीडियो कनेक्टिंग होती है, जहां जो वर्ड आएगा उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, अगर पूछ ले प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में किसके कार्यकाल में किसके द्वारा जनगणना हुई, तो लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 ईस्वी से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में क्या जनगणना होने लगी। ठीक है, और सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया, लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, 1872 से, याद रखना। आगे चर्चा करते हैं कि A.O. ह्यूम हो गए और हमारे क्या लॉर्ड मेयो के द्वारा 27 अप्रैल 1871 में कृषि, राजस्व और वाणिज्य का एक संयुक्त विभाग की क्या हुई, स्थापना की गई। अकाल आयोग 1880 के निर्देशानुसार 1881 ईस्वी में कृषि का एक अलग क्या हुआ, केंद्रीय विभाग खोला गया। ठीक है, वहीं आपको बता दूं, देखो जो IARI क्या है, इसका फुल फॉर्म बताओ मुझे, IARI क्या है इसका फुल फॉर्म, पूरा नाम, तो क्या है, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका क्या है, पूरा नाम है। ठीक है, इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा नामक स्थान पर की गई। 1905 सुनते ही आपके मन में बंगाल विभाजन की स्मृति बन गई। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन भी हुआ था। जिस समय ये IARI, ठीक है, क्या फुल फॉर्म बताया, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, उस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंपीरियल शब्द क्या हो गया, इंडियन शब्द में बदल दिया गया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो इंपीरियल था उसको क्या कर दिया गया, इंडियन शब्द में बदल दिया गया, और इसका नाम क्या हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाने लगा। ठीक है, वहीं 1958 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं। देखो लॉर्ड लिनलिथगो के वॉइसरॉय काल में 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ। इसके सलाह पर 23 मई 1929 ईस्वी में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। प्रत्येक
ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन, मोहम्मद हबीबुल्लाह तथा प्रथम सचिव S.A. हिदारी थे। ठीक है, याद रखना। अब चर्चा करते हैं, देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में। ठीक है, जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को इंडियन में बदलने के लिए निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो ये मैंने आपका बेस बनाया था कृषि के बारे में। अब चर्चा कर लेते हैं, जो प्रमुख क्रांतियां हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो पहला है पीली क्रांति। ठीक है, पीला क्या होता है, जो तिल होता है, तिल का जो बीज होता है वो पीले कलर का ही होता है। ठीक है, तो इजी है। पीली क्रांति मतलब तिलहन फसलों और खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या, इस क्रांति का क्या हुआ, आरंभ हुआ। और क्या हो गया, जो तिलहन में था इंडिया क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है, तिलहन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। चर्चा करते हैं नीली क्रांति के बारे में। ठीक है, जो ब्लू रेवोल्यूशन था इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसके लिए इंपोर्टेंट है, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए इस क्रांति का क्या हुआ, जन्म हुआ। इस क्रांति को अपनाया गया। नीली क्रांति मतलब मछली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नीली क्रांति को क्या किया गया, अपनाया गया। वही भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। इसके जनक कौन थे, अरुण कृष्णन थे। इसके जनक कौन थे, अरुण कृष्णन इसके जनक थे। किसके, नीली क्रांति के। देखो ज्ञातव्य है कि सागरीय मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य क्रमशः गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, वहीं एक फैक्ट और बनता है, ताजे जल की मछली उत्पादन में भी भारत चीन के बाद द्वितीय स्थान रखता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा दूसरा राज्य है मछली उत्पादन में भारत, जिसके जनक कौन, अरुण कृष्णन थे। नीली क्रांति का संबंध ही किससे है, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हरित क्रांति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हरित क्रांति का संबंध किससे था, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था हरित क्रांति। जैसे गेहूं धान की पैदावार में वृद्धि हुई थी, उसके कारण ही क्या हरित क्रांति अपनाया गया। देखो थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। ठीक है, सन 1968 में, कब, 1968 में। ठीक है, सन 1968 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन की बढ़त से कुल 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा दे दी। ठीक है, पहली बार जब 120 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन की बढ़त हुई, 120 लाख टन थी, उसमें कितना, 50 लाख टन की बढ़त हुई। कितनी, 120 लाख टन था। ठीक है, LKT लिख देता हूं, लाख टन। ठीक है, तो इसमें 50 कितनी, 50 लाख टन की बढ़त हुई और ये कितना, 170 लाख पहुंच गया। ठीक है, 170 लाख टन पहुंच गया। और अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने इसे क्या किया, हरित क्रांति की संज्ञा दे दी। ठीक है, इसे क्या दे दी, हरित क्रांति की संज्ञा दे दी। अगर हम भारत के संक्षेप में नहीं से, ठीक है, तो भारत में संक्षेप में देखो, भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य 1966 से 67 के एक नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों, ठीक है, एवं बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादन में तीव्र वृद्धि से था। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल तक दिखाई पड़ती है। हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में न होकर कुछ क्षेत्र विशेष था, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगा नहर आदि तक ही सीमित रह गया। हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग था। गेहूं तथा मक्का अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सिमिट मैक्सिको में स्थित है। भारत में हरित क्रांति शब्द के जो संज्ञा प्रदायक डॉक्टर विलियम गॉड को माना जाता है। ठीक है, वहीं अगर इसके जनक की बात करें तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति के जनक। ठीक है, तो इससे इंपोर्टेंट जितने भी फैक्टर थे आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं ब्लैक रेवोल्यूशंस के बारे में। ठीक है, जो काली क्रांति थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। काली क्रांति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किससे संबंधित है। ठीक है, पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, और वहीं काली क्रांति का संबंध कोयला उत्पादन से भी है। ठीक है, काला सोना के नाम से जाना जाता है इसे, कोयला को काला सोना कहते हैं। ठीक है, काला सोना कहते हैं। इसमें वृद्धि और पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काली क्रांति अपनाई गई थी। ठीक है, अब चर्चा करते हैं श्वेत क्रांति के बारे में। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है, दूध के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है श्वेत उत्पादन, श्वेत क्रांति। ठीक है, जनक की बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियल। ठीक है, पूछा गया है जो श्वेत क्रांति है इसके जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियल क्या है, श्वेत क्रांति के जनक है। पूछेगा नहीं कि इसका संबंध किससे है। ठीक है, संबंध नहीं पूछेगा, या तो जनक पूछ लेगा या ऑपरेशन फ्लड किसे कहते हैं ये पूछ लेगा। ठीक है, तो देखो श्वेत क्रांति की शुरुआत 1964 से 65 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। जिसे आगे क्या कहा गया, ऑपरेशन फ्लड कहा गया। किसे, श्वेत क्रांति को। जनक
जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका जनक कहते हैं, श्वेत क्रांति का। इसके फलस्वरूप भारत आज विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन राष्ट्र हो गया, ठीक है, श्वेत क्रांति के कारण, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में। देखो, राष्ट्रीय डेयरी योजना, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय डेयरी योजना फेज 2 की शुरुआत मार्च 2012 में किया गया। देश में दुधारू पशुओं की संख्या सन 2000 में 62 मिलियन थी, जो बढ़कर 2012 में कितना 116.77 मिलियन हो गई थी। वहीं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा की स्थापना 1955 में की गई थी, ठीक है। तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब चर्चा करते हैं गुलाबी क्रांति के बारे में, ठीक है। देखो, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। किससे? प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है हमारी गुलाबी क्रांति, ठीक है। इंडिया विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश है। क्या है? इंडिया विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश है। गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो दुर्गेश पटेल को क्या गुलाबी क्रांति का जनक कहते हैं। देखो, यहां पे सुधार कर लेना, मैंने क्या बताया कि जो क्या है, भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक, ठीक है, झींगा मछली निर्यातक देश है, ठीक है। भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र है, ठीक है। इस मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मिशन तैयार किया गया, जिसे झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस मिशन के परिणाम स्वरूप झींगा मछली के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि हुई, जिसे गुलाबी क्रांति की उपमा प्रदान की गई। ज्ञातव्य है कि गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से भी है, ठीक है। यह यूपीपीसीएस मेन में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं हम किसके बारे में? अब धूसर क्रांति के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ? देश के खाद्यान्न उत्पादन में जो उर्वरक उपयोग अत्यंत क्या रहा? कम रहा। इस कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के समानांतर उर्वरक उपभोग में वृद्धि हेतु वर्ष 1964 में सघन प्रयास किया गया, जिसे धूसर क्रांति की क्या दी गई? संज्ञा दी गई। इस क्रांति के फलस्वरूप 2015-16 में देश में 26.7 मिलियन टन उर्वरकों की क्या हुई? खपत थी। 2015-16 ईस्वी में 130.66 किलोग्राम हो गया हेक्टेयर औसत उर्वरक उपभोग रहा, जबकि 2010-11 में 144 किलोग्राम हेक्टेयर था। उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत में पांडुचेरी प्रथम तथा आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान में था, ठीक है। तो उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया धूसर क्रांति में, ठीक है। धूसर क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की क्या हो रही है? खपत हो रही है, ठीक है। तो ये था उर्वरक क्रांति। अब चर्चा कर लेते हैं सुनहरी क्रांति के बारे में, ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी उत्पादन में वृद्धि, फल सेव शहद उत्पादन में वृद्धि से है, ठीक है। सुनहरी मतलब बागवानी उत्पादन में वृद्धि, जिसमें फल सेव शहद उत्पादन में वृद्धि का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। देखो, बागवानी उत्पादन में जीडीपी में 31% योगदान देता है। बागवानी उत्पादन भारत में क्या जो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व का सेकंड स्थान रखता है। भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? सब्जी और फल उत्पादन में सेकंड स्थान रखता है, ठीक है। दूसरा स्थान रखता है। सुनहरी क्रांति का संबंध सेब उत्पादन से है, ठीक है। इसके जनक कौन थे? निरपक तुतेज थे। इसके जनक कौन थे? सुनहरी क्रांति के निरपक तुतेज थे इसके जनक, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं गोल क्रांति के बारे में, ठीक है। देखो, गोल क्रांति का संबंध भारत में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है। भारत में आलू के उत्पादन को बढ़ाने का संबंध किससे है? गोल क्रांति से है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे ज्यादा आलू उत्पादक देश कौन सा है? राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं इंद्रधनुषी क्रांति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, इंद्रधनुषी क्रांति में धूसर, हरित, पीली, लाल, गुलाबी, नीली, भूरी कितने हो गए? हरित 1 हो गया, पीली 2 हो गया, लाल 3 हो गया, गुलाबी 4 हो गया, नीली 5 हो गया और ये भूरी 6 हो गया। अन्य सभी क्रांतियों को लेकर चलने वाला लक्ष्य रखा गया, ठीक है। इंद्रधनुष में कितने कलर? 6 रंग, ठीक है। तो इंद्रधनुषी क्रांति का अर्थ मतलब हरित क्रांति भी लिया गया, धूसर भी, लाल भी, गुलाबी, नीली भी, भूरी भी और अन्य छोटी क्रांति को भी इसमें लिया गया, ठीक है। मतलब सभी का मिश्रण था इसमें, ठीक है। सभी को बढ़ाने की दृष्टि से इसका क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। नई कृषि नीति को
2000 में लागू किया गया और इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। इसी को क्या, इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं सदाबहार क्रांति क्या है। ठीक है, देखो देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, देश की मिट्टी को क्या, उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया और कृषि रिसर्च को बढ़ाना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है। सदाबहार क्रांति के माध्यम से देश को खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। सदाबहार क्रांति मतलब कि देश को कृषि के मामले में क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, सदाबहार। ठीक है, इसके सभी कृषि के सभी पहलुओं को साथ लेके चलना है इसमें। ठीक है, अब लास्ट है, अंतिम स्लाइड है रजत क्रांति। ठीक है, सिल्वर रेवोल्यूशन। रजत क्रांति को अंडा मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, अंडा हो गया और मुर्गियों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए रजत क्रांति का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। भारत में मुर्गियों द्वारा अंडा तथा मांस की उत्पादकता अत्यंत कम है। भारतीय मुर्गी वर्ष में औसत 65 अंडे देती है, जबकि यूएसए में 295 अंडे देती है। इस स्थिति में सुधार हेतु 5 कुक्कुट फर्म बेंगलोर, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और शिमला में स्थापित किए गए थे तथा वहां पर उन्नत नस्ल की मुर्गियों का संकरण हेतु आयात की गई। इस प्रकार के अन्याय प्रयासों से के माध्यम से अंडा उत्पादन पर मुर्गियों पर क्या दिया गया, विशेष ध्यान दिया गया। अंडा उत्पादन पे विशेष ध्यान दिया गया और इसे ही क्या कहा गया, रजत क्रांति की संज्ञा दी गई। ठीक है, वर्ष 2016 सत्र के अनुसार भारत विश्व में अंडा उत्पादन में चीन एवं यूएसए के बाद तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, हरित क्रांति हो गया, पीली क्रांति, नीली क्रांति, धूसर क्रांति, गोल क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, सुनहरी क्रांति, गुलाबी क्रांति के बारे में हमने क्या किया, महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में चर्चा की, जो आपके लिए क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे विजिट कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। आपको क्या करना है, आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या करना है, एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा करना है। ठीक है, जिससे क्या आप अपने परिवार के चेहरे में वो खुशी देखोगे जो आप लाना चाहते हो। अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो, बिहेवियर एजुकेशन उपकार आप फेसबुक में सर्च मार सकते हो। वहां हमारा क्या है, ग्रुप है, आप वहां संलग्न हो सकते हो, जहां आपको इस पीडीएफ की फोटोज अवेलेबल होती हैं और क्या होती है, इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन भी वहां प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वीडियो मेरा आपके लिए जल्द होगा मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। हम अपने यूट्यूब चैनल पे कब वीडियो अपडेट करते हैं ये जानने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑन करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे YouTube चैनल पे कब कब वीडियो अपडेट होती हैं।